बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर हम प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमने कल क्या पढ़ा था। हमने जो नया चैप्टर स्टार्ट किया था मिनरल अपटेक का, जिसमें कि हमने मिनरल एब्जॉर्प्शन देखी थी सॉइल से, सॉइल एज अ सोर्स ऑफ मिनरल देखा था, जिसमें हमारा जो मेन कंसर्न था वो था पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स में हमने डिफरेंट हेडिंग्स को, डिफरेंट थेरीज को, डिफ्यूजन को, मास फ्लो को, मैकेनिज्म ऑफ आयन एक्सचेंज को, कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी को और कार्बोनिक एसिड थ्योरी को डिस्कस किया था। Today our topic of concern is active absorption of ions. What is active absorption of ions? The active transport of ions from outer space of the cell to the inner space is generally occurs against the concentration gradient. Here it states that when a solute is moving from outside to the solution to the inside of the cell, it requires metabolic energy. Why it requires metabolic energy? Because it is transporting due to the active absorption of energy, and active absorption of energy always require metabolic energy. So the question is, from where this energy gets derived? This energy is derived from ATP as pump, or you can say ATP is converted into ADP with the release of inorganic phosphate, and hence this energy is used to transport an ion from outer space to the inner space. So this energy is obtained from the metabolism of the cell either directly or indirectly. Here we can say the mineral solute is much higher in the absorbing cell than outside in the most cases. इसमें वो बात ये कर रहा है कि जो कंसंट्रेशन होती है मिनरल सोल्यूट की वो हायर होती है एब्जॉर्बिंग सेल में। सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो हायर होती है एज़ कम्पेयर टू द आउटसाइड ऑफ द सेल। वो जो कंसंट्रेशन है हायर, उसको हम कहते हैं हायर कंसंट्रेशन, या जो इंक्रीज कंसंट्रेशन है उसको हम बोलते हैं सॉल्ट एक्यूमुलेशन। अब जो सॉल्ट एक्यूमुलेशन है ये एक सिलेक्टिव प्रोसेस है। एब्जॉर्प्शन जो है इस केसेस में अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगी। अब इस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के प्रोसेस को या थेरी को एक्सप्लेन किया एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था हॉगलैंड इन 1923। हॉगलैंड की थेरी क्या कहती है, या इस थेरी के अकॉर्डिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स टेक प्लेस अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये थेरी कहती है कि जो मिनरल सॉल्ट्स हैं वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, और जो अब ये जो पंपिंग है सॉल्ट्स की, जब हमने कह दिया ना कि सोल्यूट्स जो हैं वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहे हैं, तो मतलब कि सॉल्ट्स मूव कर रहे हैं, तो सॉल्ट्स की एक्यूमुलेशन जो है वो जब एक सॉल्ट पंप किया जाएगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन, देयर विल बी द एक्यूमुलेशन ऑफ एन आयन इनटू द सेल। तो सेल के अंदर जो है वो एक आयन जो है उसकी एक्यूमुलेशन होगी। अब होता क्या है कि जितनी रैपिड एब्जॉर्प्शन होगी एक एनायन की, अब एक एनायन जो है ये एक सेल मेम्ब्रेन है हमारे पास, एक एनायन एंटर हुआ तो ये दूसरे एनायन को एंटर नहीं होने देगा, बल्कि क्या करेगा, ये वहाँ पे केटायन की एंट्री के लिए जो रास्ता है उसको साफ़ करेगा। मतलब एक एनायन अगर सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है वो तो दूसरे एनायन का रास्ता रोकेगा और केटायन के लिए जो रास्ता है वो साफ़ करेगा। और इसी तरह जो एक केटायन होगा जब वो सेल के अंदर एंटर होगा तो दूसरे केटायन की एब्जॉर्प्शन को वो इनहिबिट करेगा, और एनायन जो होगा उसकी एब्जॉर्प्शन को जो है प्रमोट करेगा। अब ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, हालांकि उसको तो एनायन को प्रमोट करना चाहिए। तो अब इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए जो है वो एनर्जी चाहिए होती है, और उस एनर्जी को हम बोलते हैं एटीपी एनर्जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये एनर्जी जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स के थ्रू जो है प्रोड्यूस की जाती है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो डिफरेंट फैक्टर्स के थ्रू प्रमोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल लेट्स स्टार्ट विद रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हमें पता है कि एक बहुत ही एसेंशियल प्रोसेस है सॉल्ट की एक्यूमुलेशन के लिए। क्योंकि ये प्रोसेस जब भी प्लांट्स की डिवीजन हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है, जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स उनके अंदर इनलार्ज हो रहे होते हैं, तो जो है प्लांट रिस्पायर करते हैं, और रिस्पायरेशन के नतीजे में जो है एक्यूमुलेशन होती है। रूट्स भी जो है वो रिस्पायर करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज़ करती हैं, ऑक्सीजन से जो है रिस्पायर करती हैं, और फिर जो प्लांट्स हैं वो CO2 के नतीजे में जो है वो रिस्पायर कर रहे होते हैं।
CO2 को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं और रिस्पायर करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, विच इन टर्म इज़ यूटिलाइज बाय ह्यूमंस। उसके बाद अगर सेल के अंदर लेक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है तो लेक ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिस्पायरेशन को जो है इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन है जो आयंस की वो रुक जाती है। उसके अलावा फेवरेबल टेम्परेचर जो है वो सॉल्ट एब्जॉर्प्शन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। फोटोसिंथेसिस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको इन टर्म यूज़ किया जाता है रेस्पायरेशन के लिए, और जितनी ज़्यादा रेस्पायरेशन होगी उतना ज़्यादा जो है वो आयंस की एक्यूमुलेशन होगी सेल के अंदर। अब जो मैकेनिज़्म है एक्टिव एब्जॉर्प्शन का, उसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले जो एक चीज़ आ जाती है वो आ जाती है प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप क्या है? इज़ एन इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन पंप। मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रोटीन प्रेजेंट है, हियर यू कैन सी इन द डायग्राम। इस प्रोटीन को हम बोलते हैं प्रोटॉन पंप। दैट बिल्ड्स अप अ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। यानी ये एक प्रोटॉन पंप है। इस पंप का दूसरा नाम जो होता है इसको हम इलेक्ट्रोजेनिक पंप भी बोलते हैं। ये एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन के ऊपर वोल्टेज को जनरेट करती है, और वो वोल्टेज क्या करता है कि वो ATP को यूज़ करते हुए हाइड्रोजन आयन को सेल से जो है वो बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है या बाहर से अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और इस ट्रांसपोर्ट के नतीजे में मेम्ब्रेन के अंदर जो है पोटेंशियल क्रिएट होता है, जिसको हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। अब प्रोटॉन पंप करता क्या है? प्रोटॉन पंप कहता है कि हाइड्रोजन आयन ऑन वन साइड ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्या करते हैं, इफ़ देयर आर प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन ऑन वन साइड ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, दे आर ऑलवेज इक्वल टू द हाइड्रोजन आयन ऑन द अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी आपके पास कहाँ से आ रही है? ATP से, ठीक है। ATP के नतीजे में आपके पास ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो रिलीज़ होगा, और एज अ रिज़ल्ट ये प्रोटॉन पंप जो होगा वो हाइड्रोजन आयन को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कराएगा। अब जो प्रोटॉन पंप है वो हमारे पास किस तरह वर्कआउट करता है कि प्रोटॉन पंप जो है वो एनर्जी ATP की यूज़ करता है और हाइड्रोजन आयन को क्रॉस द मेम्ब्रेन जो है वो पंप कराता है। अब ये जो पंप करवा रहा है हाइड्रोजन आयन को एक जगह से एक साइड से दूसरी साइड में, इसके नतीजे में ना मेम्ब्रेन के ऊपर एक ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो जाता है जिसको हम प्रोटॉन ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। अब जो सेपरेशन है अपोजिट चार्जेस की क्रॉस द मेम्ब्रेन वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो जाती है। उसके अलावा जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो ट्रांसपोर्ट करता है बहुत सारी मिनरल्स को, बहुत सारी सोल्यूट्स को। यानी कि जो प्रोटॉन पंप है या हाइड्रोजन पंप है वो ऑपोजिट चार्जेस को जो है और सेम चार्जेस जो हैं उनको या तो वो कैटायंस को जो है ट्रांसपोर्ट करेगा या फिर एनायंस को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयन जो है वो इनसाइड द मेम्ब्रेन है, उनको आउटसाइड द मेम्ब्रेन प्रमोट करेगा। इसी तरह पोटेशियम आयन प्रेजेंट है, उसके अलावा नाइट्रोजनस कंपाउंड्स प्रेजेंट है, तो उन सबको ये जो है प्रोटॉन पंप के थ्रू एक साइड से दूसरी साइड पे ट्रांसपोर्ट करेगा। दूसरा इसका हमारे पास पार्ट आ जाता है को ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट बेसिकली हमारे पास एक ना मेम्ब्रेन की सब कैटेगरी है मेम्ब्रेन प्रोटीन की। उसमें क्या होता है, दैट कपल द फेवरेबल मूवमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल विद इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सेल के अंदर एक चीज़ है, एक सब्सटेंस है वो रिक्वायर्ड है, उसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ मूव करेगा, लेकिन साथ ही साथ अपनी मूवमेंट के एक और जो सब्सटेंस होगा उसको भी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करवाएगा। ऐसा सब्सटेंस विच इनडायरेक्टली ड्राइव्स द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सेवरल अदर सोल्यूट्स। यानी कि एक सोल्यूट तो मूव कर रहा है डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली दूसरे और बहुत सारे सोल्यूट्स जो हैं उनको भी मूव करेगा। अब जो सब्सटेंस पंप किया जा रहा है मेम्ब्रेन के अगेंस्ट, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, उस पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू वो जो है मूव करेगा। फॉर एग्जांपल कोई भी एक वो हो सकता है, यूनिपोर्टर हो सकता है, सिम्पोर्टर हो सकता है, एंटीपोर्टर हो सकता है। को ट्रांसपोर्टर कोई भी मेथड है ना ट्रांसपोर्टेशन का विच यूज़ एनर्जी टू मूव सोल्यूट्स अक्रॉस अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस मेथड यूज इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल डिफरेंस रादर देन ATP टू फ्यूल द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ सब्सटेंस। अब पहला हमारे पास यूनिपोर्ट है, कोई भी एक तरह का सब्सटेंस जो है वो सेल से मूव करेगा। दूसरा हमारे पास आ जाता है सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट में क्या होता है कि कोई भी दो सेम तरह के मॉलिक्यूल्स जो हैं, कोई भी सेम दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। जबकि एंटीपोर्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। एंटीपोर्ट के अंदर फॉर एग्जांपल A अंदर की तरफ मूव कर रहा है तो B बाहर की तरफ मूव करेगा। जबकि सिम्पोर्टर में हमारे पास दो ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल हैं A और B, तो वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। यूनिपोर्टर में हमारे पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है जो कि किसी भी एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो जो सिम्पोर्टर और एंटीपोर्टर हैं ये दोनों टाइप्स हैं को ट्रांसपोर्टर की।
उसके बाद कुछ फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन के कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं हमारे पास आयन की एब्जॉर्प्शन में। तो टेम्परेचर इन्वॉल्व है, लाइट इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन है, एंटागोनिज्म है और हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन है। सबसे पहले हम टेम्परेचर को देखते हैं। तो हमारे पास जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी मिनरल सॉल्ट्स की वो टेम्परेचर से जो है वो अफेक्टेड होगी। टेम्परेचर से अफेक्टेड किस तरह होगी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल सॉल्ट इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन द टेम्परेचर एंड इंक्रीज़ इन द टेम्परेचर इंक्रीज़ इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने के साथ साथ वहाँ पे मिनरल की जो एब्जॉर्प्शन है वो भी इंक्रीज़ होगी। और जो ही हाई टेम्परेचर होगा द एब्जॉर्प्शन इज़ कंसिडरेबली इनहिबिटेड एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। ये बात आपने हमसे कि उसके लिए याद रखनी है कि जो मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन है वो इनहिबिट हो जाती है। द इनहिबिटेशन माइट बी ड्यू टू डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द मिनरल सॉल्ट्स ऑफ absorption of mineral salts. The change in the temperature also affect the process of diffusion. The rate of diffusion depends upon the kinetic energy of the diffusing molecules or ions which in turn depend upon temperature. तो जितना डिफ्यूजन का रेट होगा वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आइदर टेम्परेचर इज़ हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ हाई, आइदर टेम्परेचर इज़ लोअर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ लोअर. Then light has no direct effect but directly by transpiration and photosynthesis. When there is a there is too much light, higher rate of photosynthesis, higher the preparation of carbohydrates which are used in term by the respiration. And when the plant are being transpired, when there is too much respiration and when there is a high temperature, plant will be transpired more at short intervals. And when there is a more transpiration, then the plant need more water and more minerals to absorb. As a result, light directly affect the transportation of minerals, high light and high absorption of minerals. Then come to the oxygen. The active salt absorption is inhibited by the absence of oxygen. When there is no oxygen, there is no absorption of minerals. Then there is a mechanism which can be asked you people in the exam. The presence of one ion in a solution reduce the uptake of another ion by the cell. अब सेल के अंदर एक आयन जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो दूसरे आयन की एब्जॉर्प्शन को रोकेगा। ये एंटागोनिज्म है, एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करेंगे। फॉर एग्जांपल एक प्लांट टिश्यू को हम प्लेस किया डाइल्यूट सोल्यूशन में पोटेशियम क्लोराइड के। हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड का एक डाइल्यूट सोल्यूशन है विच रैपिडली एक्यूमुलेट पोटेशियम आयन। अब जो पोटेशियम आयन है हमारे पास वो रैपिडली जो है एक्यूमुलेट हो जाएंगे विच में रीच अ हायर लेवल दैट इज़ टॉक्सिक टू द सेल। हमारे पास एक सेल है, उसके अंदर हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड का सोल्यूशन प्रेजेंट है। तो पोटेशियम आयन जो है, पोटेशियम क्लोराइड जो है वो रैपिडली एक्यूमुलेट हो जाएंगे और जो है सेल को एक ऐसी स्टेट में पहुँचा देंगे कि जो उसके लिए टॉक्सिक है। इफ़ हाउएवर ट्रेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम आर प्रेजेंट इन द सोल्यूशन द एब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम इज़ मच रिड्यूस्ड। और अगर सेल के अंदर पहले ही कैल्शियम प्रेजेंट है तो वो के पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस की जो एब्जॉर्प्शन होगी उसको रिड्यूस करेगी और एज अ रिजल्ट पॉइजनस इफेक्ट भी रिड्यूस हो जाएगा। कैल्शियम इज दस सेड टू बी एंटागोनाइज्ड टू द अपटेक ऑफ पोटेशियम, इट आल्सो एंटागोनाइज सोडियम। और ये सोडियम क्लोराइड, जैसे पोटेशियम क्लोराइड आयंस है ना जो हार्मफुल हैं, तो अगर NaCl है या KCl है, HCl है, तो कोई भी हमारे पास जो आयन प्रेजेंट है तो उसके ये एंटागोनिस्टिक वर्क करेगा कैल्शियम। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में हमारे पास क्या है कि चेंज इन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉइल सोल्यूशन अफेक्ट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ आयंस टू द प्लांट। अगर सॉइल की pH चेंज हो रही है इसका मतलब है वहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है और वो जो है अवेलेबिलिटी ऑफ आयंस को इफेक्ट करेगी। जनरली क्या होता है, इफ़ देयर इज डिक्रीज इन द pH ऑफ सॉइल सोल्यूशन इट एक्सेलरेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ इनायंस। अगर pH लो होगी तो इनायंस एब्जॉर्ब होंगे। फॉर एग्जाम्पल बोरोन जो है ये अनडिसोसिएटेड एसिड है H3BO3 एंड H2BO3। इट इज़ एब्जॉर्ब्ड एट लो pH, क्योंकि डिसोसिएट नहीं हो रहा तो इसलिए इसको जो है लो pH पे एब्जॉर्ब किया जाता है। जबकि इसके बरअक्स इन कॉन्ट्रास्ट टू द एनायंस इंक्रीज इन द pH विल फेवर द एब्जॉर्प्शन ऑफ केटाइंस। जब आपके पास लो pH थी तो आपके पास एब्जॉर्प्शन हो रही थी एनायंस की, इट मस्ट बी अंडरलाइन फॉर द MCQ। तो जब आपके पास हायर pH है तो केटाइंस की एब्जॉर्प्शन हो रही है। pH वैल्यू क्रॉस द फिजियोलॉजिकल रेंजेस में डैमेज द प्लांट टिश्यू एंड इनहिबिट द सॉल्ट एब्जॉर्प्शन। अगर pH डैमेज हो जाती है तो इसके नतीजे में सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन, सोल्यूट की एब्जॉर्प्शन जो है वो अफेक्ट की होगी और एज अ रिजल्ट सॉल्ट एब्जॉर्प्शन जो है वो रुक भी सकती है। दैट वाज ऑल अबाउट योर लेक्चर। बहुत थोड़ा सा लेक्चर, अब आपको बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ाना शुरू कर दिया मैंने, तो इसके रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।